ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अपने कंसर्न का इजहार किया है। जो अदलिया की आज़ादी है उसके हवाले से 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये 8 रुकनी बेंच का ये जो हुक्मनामा है ये जारी किया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। मैं तो कहता हूँ अगर इन्होंने खान साहब से बदला लेना तो उनको हुकूमत दे दें, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त आपने क्रिएट कर दी है 5-6 महीने में नेल्सन मंडेला भी आ जाना, वो भी कुछ फिक्स नहीं कर सकता। उसका भी नैरेटिव जो है मोहम्मद आजकल बिल्कुल आज के दौर में कोई भी हो जाए, मैं कहता हूँ कैनेडी भी आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर इन्होंने बदला लेना है खान साहब से, उनको हुकूमत सौंप दें, 1 साल में पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि सियासत से मईशत तक और मईशत से सियासत, हर जगह बहरान ही बहरान है। और ये बरकतें उनकी वजह से हैं जो सियासत नहीं रियासत बचाने के नारे मारते इक़्तिदार में आए, मगर इन तजर्बाकारों की तजर्बाकारी बड़े बड़ों की गवर्नेंस और स्पीड से जुड़ी गलत फहमियाँ दूर कर दी। 1 साल में, सिर्फ 1 साल में इन लोगों ने हर चीज़ को, हर शोबे को अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया, मगर तसल्ली फिर नहीं हुई। ये लोग नारे जमहूरियत के मारते हैं और जमहूर के पास जाने से डरते हैं, इंतखाबात से खौफजदा हैं, इसीलिए अब अदलिया में महाजराई पर तुले हैं। नून लीग अदलिया पर हमले की अपनी तारीख रखती है, मगर अब पीपल्स पार्टी भी ये जानते हुए कि ये मुंह काला करने वाली बात है, फिर भी कोयलों की दलाली में नून लीग के साथ शिराकत पर आमादा है। वही पीपल्स पार्टी जिसने मुल्क को आइन दिया, वो अब आइन शिकनों के साथ शाना बशाना चल रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन की सरबुलंदी के लिए जान कुर्बान की, कायदे अवाम को शहीद जमहूरियत कहलाए, और आज इन्हें इन्हीं के वारिस कहलाने वाले बिलावल जरदारी कौम को मार्शल लॉ से डरा रहे हैं। यही नहीं, इंतखाबात से फरार की तावीलें भी पेश करते हैं। यकीन नहीं आता कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इंतखाबात का बायकॉट नहीं किया, और आज इंतखाबात से फरार के गैर काम में नून लीग की शरीके जुर्म बनी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर आईनी दरखास्तों की समाअत की। कल पंजाब में इंतखाबात का केस सुना जाएगा। फंड्स फराहमी से इनकार पर मुतलका हुकाम को पहले ही नोटिस जारी हो चुके हैं। कल ही हुकूमत ने कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास बुला रखा है। इन सब मामलात पर बात करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह और सदीक जान मेरे साथ है। सदीक, लग रहा है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है। सदीक पर जाने, सदीक हमारे साथ है। जी सदीक, लगता है कि फैसला कर लिया हुकूमत ने, घर से टकराना है, और अब ये एक अजीब तारीख में पहली दफ़ा है कि कहा जा रहा है कि जी अब असम्बली की तरफ से या कायमा कमेटी की तरफ से कि मुतफ़िक़ा फैसला है, रकम नहीं देनी। बिल्कुल, देखें, मैं समझता हूँ वो तो उन्होंने फैसला कर लिया, लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर ये जो बिल है इस पर अमल दरामद से रोक दिया है। ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद किया गया था, जो एक बदनीयती पे मबनी कानून साजी की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस बिल पर अमल दरामद रोक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस बिल पर किसी तौर पर भी अमल दरामद नहीं होगा। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल यह हुक्मनामा जारी किया गया है, और अब इसकी समाअत जो है वो 2 मई को होगी। इसमें जो तहरीर का नाम है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कोर्ट के मामलात में मुदाखलत है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। और अदलिया की जो आज़ादी है वो बुनियादी जो आइन के हमारे जो बुनियादी नुकात हैं उनमें से एक है कि अदलिया की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से कानून साजी के जरिए आइनी इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट के उनको महदूद नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्मनामा है वो जारी हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जो बिल एक पास किया गया था कि बेंचों की तश्कील जो है वो अब चीफ जस्टिस नहीं कर सकेंगे, वो 3 रुकनी कमेटी होगी वो करेगी। और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से इसमें सवालात उठाए अपने तहरीर हुक्मनामे में, जिस तरह से जो अपील का हक जो कि आइन में नहीं है, आइन में रिव्यू है, लेकिन अपील का हक कानून साजी के जरिए दे दिया गया। और साथ ही जो जिनके पिछले 40-50 बरस में पहले भी अगर किसी का को 184(3) के तहत किसी को फैसला हुआ था तो उसको भी कहा गया कि उसको भी अब अपील का हक है, वो भी अपील कर सकेगा। तो अब इस सारी सूरत हाल में ये बड़ी एक खबर जो है वो आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
जो है वो इस पर अमल दरामद रोक दिया है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आना चाहती है, जिसमें जिक्र किया गया है मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और वो जमातें जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, पार्लिमानी पार्टीज हैं, उनको जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं कि अगर उनमें से कोई भी आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी किया है, पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर PMLN में से, पीपल्स पार्टी में से, PTI में से, जमीयत उलमा इस्लाम में से, जमात इस्लामी में से, अवामी नेशनल पार्टी ANP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, या इनमें से कोई भी अगर आना चाहता है अदालत के सामने तो वो आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अपने कंसर्न का इजहार किया है जो अदलिया की आज़ादी है उसके हवाले से और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं कि वो जहाँ पे भी बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होगा, जहाँ भी अवामी मफाद का मामला होगा, जहाँ भी आइन पर अमलदारी का मामला होगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने होते हैं। तो वहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात इस तरह से महदूद कर दिए जाएंगे तो ये अदलिया की जो आज़ादी है उसके खिलाफ है। तो ये इस वक्त 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ये 8 रुकनी बेंच का ये जो हुक्मनामा है ये जारी किया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। और आज का भी मैं आपको बता दूं उसामा गाजी साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर 7 जजेस से, तो बाकी आप इस पे मुजम्मिल साहब का टेक ले लें तो मजीद हम इस पे बात करते हैं। जी, बहुत ये बड़ी खबर है क्योंकि अब मुजम्मिल 2 मई तक अमल दरामद रोक दिया कम अज़ कम, क्योंकि अब 2 मई को समाअत आगे होगी तो जब तक इसका केस का फैसला नहीं होता, ये जो 8 रुकनी बेंच है जहां दरखास्तें गई थी, अब 3 इसमें बुनियादी चीज़ें थी। एक तो अपील का हक, जिसके बारे में जो दरखास्त गुजार उन्होंने कहा कि जी चूंकि आइन में नहीं दिया गया, सो मोटो अगर है वो इख्तियार है लेकिन उसमें दोबारा कोई अपील वगैरह का नहीं है। एक तो वो चीज़ में सामने आ रही थी, फिर सो मोटो की पावर्स लेकर चीफ जस्टिस से वो एक कमेटी, उसके सपोर्ट 3 जजेस उसमें शामिल, और इसी तरह से बेंच बनाने की। अब हुकूमत कहती है कि हम तो इसको मुस्तरद ही करते हैं, नहीं इस बेंच को ही नहीं मानते। उनके भी 8 लोग आकर बैठ गए थे, तो क्या होगा? क्या सियासी तौर पर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया और उस दौरान ये ब्रेकिंग न्यूज़ जिस तरह हमने डिस्कस की कि वो तो कहते हैं 21 अरब रुपये हमने देना ही नहीं है, तो अब ये पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट एक सूरत हाल नजर आ रही है। बिल्कुल, ये मैं तो इसको जो है वो इंट्रा इंस्टीट्यूशनल वॉर कहूँगा। उसकी वजह ये कि रियासत के ये जो पिलर्स हैं, जिसमें जुडिशरी भी है, लेजिस्लेटर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, अगर ये आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से अगर कंसेंसस के बगैर ये फंक्शन कर सकें, क्योंकि ये सब एक साइड पे फंक्शन करते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं करते। आज जो हुकूमती इत्तेहाद है, उनके जो रहनुमा थे, उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, उसमें आज़म नज़ीर साहब ने तो अपोलोजाइज़ किया पूरी कौम से कि मैंने जूनियर जजेस को जो है वो यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया और मैं उसके लिए माजरत ख्वाह, क्योंकि अब वही हमारे लिए मसला खड़ा हो गया है। और ऑब्वियसली ये जो बेंच जिसकी बात हम कर रहे हैं वो तो इसको बेंच फिक्सिंग ही कह रहे हैं। फुल कोर्ट का मुतालबा फिर से हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो उस पर इतनी आमादगी दिखाई नहीं दे रही। तो ऑब्वियसली ओवरऑल सूरत हाल यही है कि पार्लियामेंट जो है वो अपना तमाम इख्तियार इस्तेमाल कर रही है अदलिया के अगेंस्ट, और अदलिया की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब इस सूरत हाल में यही है कि राय किसकी प्रिवेल करेगी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो लेजिस्लेटर है उनका ये कहना है कि जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन या कानून साजी हो रही है इसको अदलिया चैलेंज नहीं कर सकती, उनका इख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ यही है कि हम जो फैसले कर रहे हैं उस पर पार्लियामेंट असरअंदाज नहीं हो सकती। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई वे फॉरवर्ड हो सकता है बग़ैर इन दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके दरमियान कोई मीडिएशन का, और वो कौन करवाएगा ये भी किसी को मालूम नहीं है। इसके अलावा जो फ़ंड्स के हवाले से मौक़िफ़ है वो यही आज पार्लियामान के अंदर भी सामने आया कि एक वक्त पे इलेक्शन होगा तो फिर हम फ़ंड दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते, क्योंकि यूक्रेन में जंग लगी हुई है, क्योंकि आलमी सिचुएशन बड़ी ख़राब है और आलमी हालात इस तरह के नहीं है कि अभी पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी हो सके। तो उनका मौक़िफ़ उस पर भी क्लियर है कि नेशनल असम्बली के जब इंतखाब होंगे तभी सूबाई के होंगे, उसके अलावा फ़ंड्स देने का हमारा कोई प्लान नहीं है। तो डेडलॉक है और ये डेडलॉक टूटता हुआ मुझे तो नियर फ्यूचर में भी दिखाई नहीं दे रहा। अब सिद्दीक़, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिस तरह जो मुज़म्मिल ने बात की ना, जो जवाज़ बनाए जा रहे हैं अभी हम देख रहे हैं, उसके बाद तो लगता यह है कि ये जो 90 दिन का मामला था, अगर उस पर जाया जाता तो आज हम यहाँ ना खड़े होते, क्योंकि लगता यह है कि ये जो कानून साजी की गई इसके पीछे नीयति ये थी, बदनीयती थी कि अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर या उससे कुछ आगे इलेक्शंस करवाने जा रही है, तो अब हमने तो करवाने नहीं है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से वो पावर्स ही ले लें। तो सारा खेल इस वजह से ये खड़ा हुआ है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान। बिल्कुल ऐसे है। देखिए, ये बदनीयती पे मबनी ये कानून साजी भी जो की गई है ये बदनीयती पे मबनी थी, और इनका इस वक्त सिर्फ एक ही मसला है
और वो ये है कि 90 दिन में इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अब तो मामला 90 दिन से आगे चला गया था। मसला ये है कि ये कहते हैं कि हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और ये कहते हैं कि हम 2023 में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और ये कहते हैं कि हम 2024 में भी इस सूरत में इलेक्शन करवाएंगे अगर हमें लगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम हो गई है, और जो जिन लोगों ने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है कि इमरान खान को नायल करवाया जाएगा, तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाएगा, नई पार्टी बनाई जाएगी तहरीक इंसाफ को तोड़ के, और उसमें जो है वो कुछ लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को उसमें शामिल करवाया जाएगा, तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा। तो ये कहते हैं कि उस सूरत में हम इलेक्शन में जाएंगे। यानी अब ये हुक्मरान इत्तेहाद, ये पीडीएम इत्तेहाद फैसला करेगा कि कब इलेक्शन होने। जी सिद्दीक, ठीक, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये आगे भी नहीं चाह रहे कि इलेक्शन हो। अच्छा मुज़म्मिल, ये बात जो सिद्दीक ने कही है, ये आज हम देख रहे हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ हों, वो इस तरह की बात करते हैं वज़ीर दिफा होते हुए कि जी इमरान खान की जान को खतरा है तो फिर ये इस तरह के काम ही ना करे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी इमरान खान जो है इसको बाज आना होगा। हत्ता कि जब उनसे सवाल किया गया, शाहज़ेब खानज़ादा ने अपने शो में सवाल किया, जी क्या करे इमरान खान, तकरीरें करना बंद कर दे, अपने कारकुनों से मिलना छोड़ दो, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो अब किस हद तक ये इमरान खान क्या करे कि फिर ये कहेंगे हाँ जी अब हम इलेक्शन जा सकते हैं? कोई नीयत तो ये नजर आ रही है कि कोई केयरटेकर सेटअप आ जाएगा और उसको फिर आगे ले जाया जाएगा। इरफान कादिर साहब मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब मार्शल लॉ से डरा चुके हैं, और ये बातें तो हो रही हैं, चमगोइयां हो रही हैं कि जी कोई केयरटेकर सेटअप ऐसा ले आए जो शायद 90 नहीं कोई 900 दिन तक चला जाए, और इसी तरह का केयरटेकर सेटअप हो जाएगा जैसा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में है। तो वो तो सबको नजर आ रहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट या पीडीएम उनके तहत ही वो चल रहा है। तो इनको लगता है कि तब तक चले बरह रास्त हम ना हो, लेकिन इमरान खान तो नहीं होगा, तो हमारे खिलाफ कोई इक़दाम नहीं होंगे, आर्टिकल 6 नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होंगी, और हम जिस तरह से चल रहे होंगे हमारी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट तो चलो हमारी ही होगी। बिल्कुल उसामा, देखें एक आम सी चीज़ है, अगर किसी ने गिव एंड टेक की बात करनी हो, अगर घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता। अगर इस गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम जो सारी जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसको देखते हुए इक़्तिदार में आते हैं, तो कोई तो गारंटी उनको मिली होगी ना कि अगर आप आते हैं तो इसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3-4 महीने में घर भेज देंगे, आप स्टे कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है। उसी गारंटी के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने वॉलंटियर किया होगा ना कि हाँ जी मैं तैयार हूँ, पाकिस्तान में भी जितने मसाइल हैं इनको हल करने के लिए, ये हल होते हैं या नहीं होते लेकिन अपने सर लेने को कम से कम तैयार हूँ। तो वो कोई गारंटी जो है वही हम देख रहे हैं कि उस गारंटी पर आज का अमल दरामद हो रहा है। और इसके अलावा इमरान खान साहब का मसला वही है जो हम अभी परसों भी शो में एक्सप्लेन कर रहे थे कि मकबूलियत और कबूलियत का फ़र्क होता है। तो मकबूलियत तो है लेकिन कबूलियत नहीं है। आपको याद होगा मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जो पॉलिटिक्स थी, उनके साथ भी यही था कि जिस किस्म की, जिस नौइयत की वो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे वो नाकाबिल कबूल हो गई थी। उसकी वजह है कि पाकिस्तान में एक हद तक आप रेडिकल बात कर सकते हैं, सिस्टम को चैलेंज एक हद तक कर सकते हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो आप नो गो एरिया में चले जाते हैं, उसके बाद जगह नहीं होती उससे आगे जाने की। तो खान साहब बहुत से जो है वो हाउसेस ऑफ पावर के लिए नाकाबिल कबूल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जिस भी किस्म के मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किए, सोशल मीडिया पर उनके जो लॉयलिस्ट हैं वो जो ट्रेंड्स चलाते हैं या फिर जिस तरह वो चैलेंज कर रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, वो इससे पहले लोग समझते हैं कि नहीं हुआ। इसीलिए ये अब जंग जो है ये इस नैच पर पहुंच गई है कि जो नैरेटिव है वो खान साहब का प्रिवेल कर रहा है, जो पहले कभी हुआ नहीं है। हमेशा से आपको पता है कि जो स्टेट नैरेटिव बनाती थी उसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब कम्युनिकेशन की जो जंग है, जो सोशल मीडिया की वॉर है, जो नैरेटिव की वॉर है, उसमें खान साहब बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो रहे हैं जो हाउसेज ऑफ पावर है उनके लिए। कहीं वो ये कहते हैं कि मैं सबसे बातचीत करने को तैयार हूँ, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात उस पर डाउट है, उसकी वजह फिर हम आगे बढ़ें, उस पर इतना ट्रस्ट नहीं है किसी को। उसकी वजह यही है कि जिस तरह से गारंटीज़ मांगी जा रही हैं उनसे और कहा जा रहा है कि नहीं आप लिख कर दें और ये सब करें, तो उसके बावजूद मैं समझता हूँ खान साहब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं और उनकी जो कबूलियत है वो उस तरह से नहीं है। इसीलिए इंतखाबात की डिस्कशन भी वो शुरू नहीं करना चाहते उनके साथ बैठ के, और ऐसे बयान जो आपने भी कोट किए वो इसीलिए सुनने को मिल रहे हैं कि ये फ़ैसला जो है वो गवर्नमेंट ने कर लिया है कि अब चाहे ये टेबल टॉक की हमें पेशकश करें या कुछ भी करें, फ़िलहाल 5-6 महीने तक इनसे बात करने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होना चाहिए, ताकि ये ना हो सके कि हमारा एक जो है वो पॉलिटिकल माइलेज ख़राब हो जाए। तो अब स्टांस यही लिया जाएगा कि असम्बलियाँ आपने डिज़ोल्व की, क्राइसिस आपने खड़ा किया, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये असल में सब क्रिएट करने वाले आप हैं। तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो सिस्टम में एक्सेप्टेबल इस वक्त पे नहीं है, और 2/3 अक्सरियत से भी जो वज़राए आज़म पास्ट में आते रहे हैं, जैसे ही वो अनएक्सेप्टेबल हुए उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। सो इट हैज़ नेवर बीन अबाउट वोट्स और पॉपुलैरिटी, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस की गेम होती है पाकिस्तान में, और ख़ान साहब की फ़िलहाल किसी भी जगह पे वो दिखाई नहीं दे। लेकिन जिस तरह बात की कि अब
ज़िंदगी आगे बढ़ती है, हालात बदलते हैं, कोई निज़ाम जो हम माजी में देखा करते थे, एक बादशाह का सदियों पहले होता था, आज वो उस तरह से नहीं दुनिया में चल रहा, ज़्यादातर दुनिया में अब वो नहीं। तो अब ये सोशल मीडिया का आना, एक इन्फॉर्मेशन का एक इतना इजी एक्सेस होना, और पहले हम देखते थे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर देते थे, आप जनाब मीडिया ये सोशल मीडिया बंद कर देते थे, अब उससे मैशत इतनी जुड़ चुकी है, अब वो भी मुमकिन नहीं रहा। तो क्या इमरान खान माइनस इमरान खान जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त सिस्टम जो है वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं इमरान खान, उसके बगैर सिस्टम चल जाएगा, उसके बगैर जमहूरियत चल जाएगी, उसके बगैर निज़ाम चल जाएगा, मैशत चल जाएगी। 12 महीने में तो हम जो भी हालात हैं, आज भी मैं पढ़ रहा था कि एक और कंपनी जो है मुल्क छोड़कर जा रही है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, और मुसलसल कंपनीज बंद हो रही हैं। तो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो वो ट्रस्ट तो नहीं फिर करेगी ऐसे। बिल्कुल, देखें ऑब्वियसली ये कोई दानिशमंदी का फैसला तो नहीं है कि अगर आप किसी को इक़्तिदार से बाहर रखें उसकी पॉपुलैरिटी को भी तोड़ लें। इसका उलट होता है पाकिस्तान में हमेशा से, और होता भी आया। इवन खान साहब खुद 71 की मिसाल देते हैं, शेख मुजीब के जो मुतालबात थे सारे, अब उसमें यही था कि जो मैंडेट था वो ज़्यादा था उनके पास और भुट्टो साहब के पास कम था, सीट्स भी उधर ज़्यादा थी। ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो पीपल्स पार्टी कोई सीट जीत नहीं पाई थी। तो वो सारी सूरत हाल देखते हुए ऑब्वियसली ही डिज़र्व्ड एवरीथिंग, लेकिन वो मिला नहीं, और उसका रिज़ल्ट भी हमने देखा डिज़ास्टर्स हुआ। तो जब भी ऐसा किया गया है, नुकसान तो हमेशा पहुँचा है और पहुँचता रहेगा। मैंडेट को आप डिनाई नहीं कर सकते और पॉलिटिशियन को इस तरह तोड़ नहीं सकते। इवन मियाँ नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, या पीपल्स पार्टी के 2 वज़राए आज़म असैसिनेट हो गए, उनकी मिसाल ले लें। क्या पार्टी ख़त्म हो गई? नहीं हुई। आज भी PDM के इत्तेहाद में वही पार्टियां रूल कर रही हैं। तो इससे लेसन ये मिलता है कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती से दबा नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ अगर इन्होंने खान साहब से बदला लेना तो उनको हुकूमत दे दें, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त आपने क्रिएट कर दी है, 5-6 महीने में नेल्सन मंडेला भी आ जाए ना, वो भी कुछ फिक्स नहीं कर सकता। उसका भी नैरेटिव जो है मोहम्मद आजकल बिल्कुल आज के दौर में कोई भी हो जाए, मैं कहता हूँ कैनेडी भी आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर इन्होंने बदला लेना है खान साहब से, उनको हुकूमत सौंप दें, 1 साल में पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी उनकी। लेकिन उनको यही डर है ना कि बेशक पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी लेकिन हमारे केसेस दोबारा जिंदा ना हो जाए। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि क्या इमरान खान साहब के सारा का, जिसको इमरान खान NRO कहते हैं, कि अच्छा जी कोई डील कर लेते हैं, या वो रास्ता है, या फिर यही है कि जी माइनस इमरान खान बढ़ना होगा। क्योंकि अब तो सब ये बात कर रहे हैं कि जी कोई केयर टेकर सेटअप ऐसा आ रहा है, कोई मार्शल लॉ है जिसके तहत अब आगे चला जाएगा। जिस तरह मुज़म्मिल ने कहा कि जी अब अगले 1 साल तक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रही हैं कि जी महंगाई कोई कम नहीं होने वाली। तो फिर इसका हल क्या है? जिस निज़ाम का सोचा जा रहा है, क्या वो हल है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। सेटअप की बात हो रही है, एक ऐसा सेटअप जिसको आप टेक्नोक्रेट का सेटअप कहते हैं, जिसको एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। अब तो तज्ज़ियाकार नाम भी डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, जिनमें हफीज़ शेख हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद हैं, शब्बर जैदी हैं, रज़ा बाक़िर हैं, डॉक्टर इशफाक हुसैन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, हत्ता के फैसल वाडा। आप सोचिए कि ये लोग डिस्कस हो रहे हैं कि अच्छा अगर ये आ जाते हैं सब लोग काबिल कबूल होंगे। सदीक जान, जो इस वक्त माहौल बन गया है, जहाँ से बात शुरू हुई थी, हमने देखा बिलावल साहब कहते हैं कि जी मार्शल लॉ लग सकता है, इरफान कादिर साहब कह रहे हैं 5-6 दिन हैं और उसके बाद मार्शल लॉ लग सकता है। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये कोई सेमी मार्शल लॉ, ये केयर टेकर सेटअप जिसको एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, उस तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान अब सिस्टम के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये बात सरेआम की जाती है कि इमरान खान की मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है। तो अब इनको भी बचत इसमें नजर आती है कि इमरान खान आया तो हमारे केसेस ना खुल जाएं, एतबार भी इमरान खान का नहीं है। तो ये हल सोचा जा रहा है, इस पर अमल दरामद हो सकेगा, ये सिस्टम चल सकेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ डरा रहे हैं, मेरा ख्याल है ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि जी इतने हालात खिला दें कि फौज आ जाएगी, मार्शल लॉ लगा देगी, कोई इमरजेंसी लगा दी जाएगी। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी भी इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट चलने देगी। एक दिन नहीं चल सकता है ऐसा इक़दाम जो भी करेगा। और ये बात सबके जहन में रहनी चाहिए कि जनरल ट्राइड परवेज़ मुशर्रफ का फैसला जो है वो अभी कलअदम नहीं हुआ, वो सस्पेंड हुआ है और वो कलअदम नहीं हुआ, वो अभी तक पेंडिंग है। तो वो मैसेज है, जो आइन की पामाली करेगा, आइन के साथ जो है वो गद्दारी करेगा, उसके लिए वो मैसेज मौजूद है उस फैसले की सूरत में। और दूसरा ये है कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, दुनिया का कोई मुल्क तो छोड़ें, हमारे दोस्त मुल्क हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, हमारे अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो रेमिटेंसेस भेजने को तैयार नहीं है, हमारे पास IMF हमसे अभी तक जो है वो प्रोग्राम बहाल करने को तैयार नहीं है।
तो कैसे आप इस सारी सूरत हाल में मार्शल लॉ लगाएंगे जब पहले ही मुल्क के मुआशी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि मार्शल लॉ उस वक्त लगा करते थे जब लोगों को लगता था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मसला का सबब हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार है और वो मसीहा के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को देखते थे। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह की नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये सिर्फ डरा रहे हैं, ये सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, ये सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। ना तो इमरजेंसी की कोई गुंजाइश है, ना ही मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश है। और अगर इस तरह के इकदाम जिसने भी किया तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, एक दिन से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको नहीं चलने देगी। अच्छा, ये जो बात आपने मीशत की कि सब चीज़ें उससे जुड़ती हैं, मुज़म्मिल आप ये बात कर रहे थे कि हालात ऐसे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है 6% ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक 4%, IMF 5%, ये तो हालात है। लेकिन अगर हम जो पिछला दौर देखें, सबसे लेटेस्ट मुशर्रफ साहब वाला, जब उन्होंने कू किया तो उस वक्त भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। 98 के टेस्ट की जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद अमेरिका की हिमायत ऐसी भरपूर आती है कि जी जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपके ख़जाने में रकम है, आपके माशी हालात कुछ अच्छे हैं तो फिर तो ये अगर सेटअप आ जाए और कहीं बाहर से उसको सपोर्ट मिल जाए तो ये सोचा तो जा रहा होता है कि अच्छा, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जी आपके लिए कबूल है, आपके लिए कबूल है, पूछा जा रहा है लोगों से, फीलिंग ली जा रही है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखें ये इसमें उस वक्त की जो डायनामिक्स मुख्तलिफ इसलिए थे कि जियो पॉलिटिक्स मुख्तलिफ थी। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन प्रेजेंस है और उनको आपका नेटो सप्लाई रूट चाहिए, इसके अलावा उन्होंने ड्रोन अटैक्स भी करने हैं, आपकी टेरिटरी का इस्तेमाल करना है, या इवन उससे पहले चले जाएँ 65 के अंदर, जब उससे पहले एंटी रशिया अलायंस हमने साइन की तो पेशावर के बड़ा बीर एयरपोर्ट से वो जहाज़ उड़ा जिसने जाकर रिकॉनेसेंस मिशन सर्वेलेंस किया, U2 जिसको कहते हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा से एक रेंटियर स्टेट कहते हैं अंग्रेजी में इसको, कि अपनी टेरिटरी को रेंट पे दिया और उसका हमने डिनाई किया था और बाद में अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल, हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जब रशिया की स्पाई कर। बिल्कुल, तो ये अब वो हिस्ट्री का हिस्सा है, उसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपने रिसोर्सेज को इस तरह से रेंट आउट किया है। इवन उससे पहले से ये काम कोरियन वॉर 1950 में हुई थी, तब पहली मरतबा पाकिस्तान ने ट्रूप्स कमिट किए थे कि हम तैयार हैं ट्रूप्स भेजने के लिए पैसों के बदले में। मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी के हवाले से भी हम इस तरह करते रहे हैं। तो शुरू से जो स्टेट का मॉडल है वो एक सिक्योरिटी स्टेट का मॉडल है, और जैसे ही जियो पॉलिटिक्स में जंग का इजाफा होता है इस खित्ते में कहीं पर भी, तब यहाँ पर ज़रा बहुतात होती है डॉलर्स की और पैसे आना शुरू होते हैं, इकोनॉमी स्टेबल होती है। लेकिन अमेरिका तो आज भी यहाँ पर चाहता है कि उसको बेस मिल जाए, चाहते तो हैं, सकेगा रूस पर, चीन पर और अफगानिस्तान तो खास तौर पर। लेकिन देखें वो जो इंपॉर्टेंस पहले रही है कि अयूब खान साहब जब अमेरिका लैंड करते हैं तो आइजनहावर के फेस पे हाथ रख के जो है वो उनको ग्रीट करते हैं, इतने फ्रैंक थे और प्रेसिडेंशियल रिसेप्शन उनको मिल रहा था। इसके अलावा इतनी रिस्पेक्ट थी क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंस और थी। अभी ये है कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें शायद 30-40 साल बाद पाकिस्तान का नाम ही नहीं था इस मरतबा। तो अब पाकिस्तान की जितना मर्जी आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल स्टेज पे अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे यहाँ आमतौर पर फिर ना ही समझे। आपका भी ये ख्याल है सदीक जान का भी कि ये सिर्फ बातें हैं या डराया जा रहा है, एक सोच हो सकती है, लेकिन ये काबिल अमल नहीं है। वैसे हमारे यहाँ टेक्नोक्रेट सेटअप कोई माजी में हमारी तारीख में कुछ चला भी नहीं, कुछ अर्सा ज्यादा अरसा नहीं निकल सका। बिल्कुल ऐसे, और वो आए भी इस तरह के, मोइन कुरैशी साहब की मिसाल ले लें, ID कार्ड भी नहीं था, इधर आके फिर बनवाया उनका और फिर उन्हें कहा कि अब संभालें सारा कुछ। शौकत अजीज़ साहब किधर हैं? आज तक मुझे कहीं नज़र नहीं आए वो कि वो पाकिस्तान के एक इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म थे, जहाज़ पर बैठ के आए, सिटी बैंक के मुलाजिम थे, आके 3-4 साल रूल किया, बाद में गायब हो गए, किसी को मालूम नहीं कहाँ। तो शाखाना के रिकॉर्ड बनाकर चले गए। जी ऐसे ही है। तो ये टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं वो बगैर मैंडेट के जो लोग आते हैं वो नुकसान पहुँचाते हैं डेमोक्रेसी। सिद्दीक, ये जो आपने बात की मुशर्रफ वाली, ये आर्टिकल 6 कल मुजम्मिल भी इस पर बात कर रहे थे, इसका भी खौफ है कि अगर आप कोई ले भी आते हैं कुछ इस तरह का सेटअप तो उसके बाद क्या होगा, उन सब पर आर्टिकल 6 लग सकता है। यहाँ तो जो निगरान सेटअप है उसकी बात हो रही है कि जो ही उनकी मुद्दत, अब मेरा ख्याल है चंद दिन रह गए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट पूरी भी हो गई, तो उन पर भी ये चीज़ आ सकती है। और इत्तेजाज एहसन जैसे शख्सियत जो है बात कर रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आदम इस्तेकाम की वजह क्या है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हुकूमत कब तक है, क्योंकि इस हुकूमत को खुद भी नहीं पता कि कब तक है। इनको पता है कि इनका भी फैसला कहीं और से होना है, जहाँ से ये आए थे वहीं से फैसला होगा कि इनको कब तक रहना है। तो जिस हुकूमत को खुद ना पता हो कि वो कब तक है, तो मुझे बताएं वहाँ पे इस्तेकाम कैसे आ सकता है। और इसी अदम इस्तेकाम की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ओवरसीज जो हैं वो रेमिटेंसेस नहीं भेज रहे, इसी की वजह से जो है वो हो पा रही। हमारी ग्रोथ 1%, कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो कह रहा हो कि 1% भी ग्रोथ होगी। इतनी खतरनाक बात है। हमें तो बेरोजगारी के खात्मे के लिए 6% प्लस चाहिए काम, तो यहाँ तो बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई का एक तूफान आ रहा है जो थम ही नहीं रहा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। तो देखें इसके लिए
इस मुआशी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए सियासी आपको इस्तेकाम चाहिए, और सियासी इस्तेकाम आपका आएगा इलेक्शन के ज़रिए। आपकी मुंतखब हुकूमत चाहिए आपको जो फैसले करे। ये देखें जो मौजूदा हुकूमत है क्यों ये हर मामले में तबाही और बर्बादी की तरफ मुल्क को लेकर जा रही है, क्योंकि ये अवाम के वोट से नहीं आए। इनको अंदाजा है कि ना हम अवाम के वोट से आए थे, ना हम अवाम के वोट से दोबारा आ सकते हैं। इनको पता है कि जहाँ से हमें मुसल्लत किया गया था वही हमें दोबारा कुछ सीटें दिलवा सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं कि उधर भी अब परेशानी ये है कि अगर थोड़ा सा भी हमें होता कि तगड़ा मुकाबला होगा तो शायद इलेक्शन वो करवा देते, लेकिन वन साइडेड है, यकतरफा है। इमरान खान की जीत दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये सुहेल बड़ाई साहब के अल्फाज हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि, और उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के उस लेवल पर हैं कि इलेक्शन डे को मैनेज भी नहीं किया जा सकेगा। और ये हमने देखा 17 जुलाई को हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ थी, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, मीडिया की अक्सरियत खिलाफ थी, पूरी हर चीज फिक्स थी। उसके बावजूद फिर क्या हुआ, कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती। मसला यह है कि जहाँ पे फर्क 20 से 25 हज़ार का हो, वहाँ पे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके लिए चीजें मैनेज करना आसान नहीं होती। और अगर 4-5 हज़ार का फर्क हो वो मैनेज हो जाता है, 10 हज़ार तक भी शायद किसी हद तक वो मैनेज कर लें, लेकिन जहाँ पे 25-30 हज़ार की लीड हो, 40 हज़ार की लीड हो, वहाँ पे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जितना आवाम में गम गुस्सा है जो पिछले 1 साल में हुआ है, पोलिंग डे पे मेरे नहीं ख्याल कि अब आवाम किसी को जो है वो धांधली करने देंगे। और वैसे भी अब चीजें मुश्किल हो गई हैं, अब हर किसी के पास हमने भी एंड्रॉइड मोबाइल है, हाँ जी, ज़िमनी इलेक्शन भी देखे हैं। और यही बात है, अभी मैं देख रहा था कि बाजवा साहब का कोई बयान चल रहा था कि जी अब इलेक्शन मैनिपुलेट करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मुज़म्मिल, इस वक्त जो हालात हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक वैसे तो एक मालियाती इदारा है, उसका इस तरह का काम नहीं, वो कम इस तरह की रिकमेंडेशन देता है। उसने भी इलेक्शन का कहा है कि लगता नहीं है इलेक्शंस के बगैर मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त हम जो क्राइसिस देख रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं था। 71 की मिसाल दी जाती है, लेकिन आप देखें लोगों में डिवीजन, इदारों के दरमियान टकराव, यहाँ तक के सदर कह रहे हैं जी दबाव है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन कहता है जी सदर ने बात कह के बड़े गलत किया है, हमें बड़ा अफसोस हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी इस लेवल तक चलता गया है जो है हेड ऑफ स्टेट, सदर और इलेक्शन कमीशन। पार्लियामेंट के दरमियान आप देखिए सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, विद इन सुप्रीम कोर्ट, विद इन पार्लियामेंट, विद इन एस्टेब्लिशमेंट, हर तरफ से, विद इन मीडिया, लोगों में इतना क्योस है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इसको हल करना है। अगर इलेक्शन नहीं तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, पोलराइजेशन का तो आपने सही कहा है कि इससे पहले तारीख में नई मिसाल मिलती कि स्नैच पर हो। इवन भुट्टो साहब के टाइम पे जब PNA पे ट्रस्ट लूज़ कर दिया ज़िया साहब ने और उनको लगा कि ये कोई सीट नहीं जीत सकते, उसके बाद मार्शल लॉ लगाया, तो उस दौरान भी यही था कि भुट्टो साहब जो थे उनके जुडिशरी और जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी वो उनके अगेंस्ट खड़ी हुई थी। उसके अंदर कोई हमदर्दी नहीं थी भुट्टो साहब के लिए। लेकिन इस दौर में हम देख रहे हैं कि तमाम इदारे पोलराइज्ड हैं, तो उसकी वजह यही है कि फिर इंस्टीट्यूशंस आपस में लड़ते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। जहाँ तक डेट की बात है तो IMF से पाकिस्तान का सिर्फ 6 से 8% डेट है जो IMF को हमने रीपे करना है। लेकिन मसला ये होता है कि जब तक IMF प्रोग्राम नहीं करता तो कोई और भी नहीं करता, क्योंकि जो सिक्योरिटी की गारंटी जो होती है कि ये पैसे हम कमिट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, वो IMF के प्रोग्राम से ही नथी कर देते हैं। केयर टेकर के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जी, तो उनके साथ कौन चलेगा कि जी आपके पास तो पीछे हिमायत ही नहीं है, आइन के मुताबिक नहीं है, तो क्या बनेगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। बोल्ड न्यूज़ के मार्केटिंग अभी तक लापता हैं, नहीं पता चल रहा उनका, घर वाले, उनकी वालिदा परेशान है। पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि यहाँ पर अब ऐसे लगता है कि एक बेबसी है। यहाँ के जितने भी इंसानी हुकूक के इदारे, तंजीमें हों, अब लगता है कि वो भी बेबस हैं। तो अब क्या इंटरनेशनल मामला होगा तो तभी यहाँ पर कुछ हो सकता है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। बोल्ड न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश का कुछ पता नहीं चल रहा। इतनी ज़्यादा परेशानी उनके घर वालों के लिए है और बहसीत कौम हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है कि लोग लापता किए जाते हैं, उठा लिए जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं होता। समझ नहीं आती कि किससे इंसान जाकर बात करे। इदारे बेबस नज़र आते हैं, अपील की जाए, बात की जाए, आवाज़ उठाई जाए। अब उनकी वालिदा क्या कह रही हैं, किस कदर परेशान है अपने बेटे के लिए, सुनिए ज़रा। कोर्ट इतना जा मुसलमान मुझो बच्चो हिंदू आहे पर आहे त जेको आहे पाकिस्तानी। मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापसि कयो
तव्हांजी महिरबानी थींदी वॾी। हितां जा मुस्लमान मुंहिंजो बचो हिंदू आहे पर आहे हिते जेको आहे न पाकिस्तानी। मुंहिंजो पुटु आकाश मूंखे वापसि कयो, मूंखे कल्ह खां ॾाढो यादि थो अचे। मुंहिंजो बचो सुबुह जो 6 बजे ईंदो आहे, मूंखे उथारींदो आहे। मुंहिंजो बचो कल्ह खां न आयो आहे। मुंहिंजो बचो कल्ह खां न आयो है। 8 बजे हम सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ। मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो। कल से मेरा बेटा घूमे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो। मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है? मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए? वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है। फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। मेरा बेटा मुझे वापस करो। मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत मुश्किल है ये बातें सुनना, देखना। आज समी इब्राहिम के हमरा सदीक जान, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और आलमी मीडिया के सामने भी ये मामला उठाया था। अब यह हाल हो गया है कि पाकिस्तान में मीडिया के सामने, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने हम बात करें तो लगता है कि वो भी बेबस हो चुके हैं। अब ये मामला इंटरनेशनली उठे तभी कुछ हो सकता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और कितना तकलीफ दे है ये उनकी वालदा का ये बयान, जिस तरह से वो बात कर रही थी। हर दर्द दिल रखने वाला इंसान जो है वो तकलीफ महसूस कर सकता है और दुख उनका महसूस कर सकता है कि किस कर्ब में, किस अजियत में उनकी वालदा। और देखिए उसामा गाजी साहब, बात बड़ी क्लियर है। हमें इस बात का पता है कि आकाश का जुर्म क्या है। आकाश का जुर्म सिर्फ यह है कि उसका ताल्लुक बोल टीवी से है। और बोल टीवी का जुर्म यह है कि बोल टीवी पर समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज खान साहब, जमील फारूकी साहब, आप हैं, हम सब बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं शायद जो बहुत से लोगों को नागवार गुजर रही है। तो हम कहना यही चाहते हैं कि अगर हमारी बात करने की वजह से बोल के साथ ये किया जा रहा है तो फिर हमसे ही बात करें, जो करना है वो हमारे खिलाफ करें। आप कभी शेख साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं इसलिए क्योंकि शेख साहब ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और शेख साहब हमें बात करने की उन्होंने आज़ादी दी हुई है और उसकी कीमत वो अदा करते हैं। और अब आपने आकाश को जो है वो अगवा कर लिया। और देखें इस मुल्क के अंदर दीदा दलेरी देखें कि आज इस दौर में दुनिया के किसी गए गुजरे मुल्क में भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस तरह से वहाँ पे होगा कि लोगों को जो है वो उठा लिया जाएगा, वीडियोस मौजूद होंगी, गाड़ियों के नंबर तक वाजे होंगे, लोगों के चेहरे नजर आ रहे होंगे और फिर भी उन 3-4 दिन तक नहीं बताया जाएगा। इतनी बदमाशी, इतनी दलेरी, इतनी गुंडागर्दी मेरा नहीं ख्याल दुनिया के किसी और मुल्क में होगी। ये सिर्फ जंगल का कानून पाकिस्तान में ही है कि यहाँ पे इस तरह से ढटाई के साथ जो है ये सारा काम किया जा रहा है। तो अब हमने ज़ाहिर है हम देखेंगे 1-2 दिन मजीद हम देखेंगे और उसके बाद हमारा प्लान ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगाएंगे और आकाश की फैमिली को भी बुलाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठेंगे जब तक आकाश को रिहा नहीं करवाया जाता। सुप्रीम कोर्ट से भी हम रुजू कर रहे हैं और बहुत हो गया उसामा भाई, अब चीज़ें जो है ना वो बर्दाश्त के बाहर होती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि ये तो क्या कहे इंसान, बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करें, आइन की बात करें, कुछ नज़र नहीं आता। जब ये चीज़ें किसी मुल्क में होने लग जाएं, किसी रियासत में, तो क्या बचता है वहाँ पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक शख्स को इस तरह आप लापता करें तो इंशाल्लाह हम इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे जिस तरह सदीक जान ने बात की है। कि फिर आखिरी हल हमारे पास ये है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर बैठ जाएँ और उन्हीं से फिर ये इस्तदा की जाए, दरख्वास्त की जाए कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे।
दूसरा कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।